हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो चोल साम्राज्य की पहली राजधानी थी वो थी उत्तरी मनरूल। ठीक है, क्या थी? उत्तरी मनलूर, याद रखिएगा। देखिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है, दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है, दक्षिण भारत में जो 6ठी और 8वीं शताब्दी थे उस टाइम पे बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सभी दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य थे। देखिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य, जो कि आधुनिक तमिलनाडु पर राज्य करते थे। पल्लव और पांड्य कहाँ राज करते थे? तमिलनाडु पर। आधुनिक केरल में चेर थे। आधुनिक केरल में कौन शासन कर रहा था? चेर लोग कर रहे थे। और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज्य करते थे। चालुक्य लोग कहाँ करते थे? महाराष्ट्र पर। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर अपने राज्य का प्रसार करने नहीं दिया था। इनमें से पल्लव और पांड्य जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। देखिए, लिखा है, चोल साम्राज्य का उदय जो है वो 9वीं सदी में हुआ था। उसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया और चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर ही क्या हुआ कि श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को उन्होंने जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया पर उसका जो प्रभाव है वो आज तक महसूस किया जाता है। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, चोल साम्राज्य का उदय, तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विजयालय था, जो कि पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल जो है वो कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे। कांची पर किसका राज था? पल्लवों का राज था। पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। इस तरह से दक्षिण तमिल भूमि टोंडरमल पर उनका अधिकार हो गया था, मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े। यानी कि लोहे के चने चबाना मतलब कठिन संघर्ष करना, कठिन कार्य करना। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कहा था, कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। चोलों के लिए यह एक जो भारी पराजय थी, इसका सामना भी उन लोगों ने कैसे किया? बहुत डट कर किया, पर वे जल्दी ही संभल गए। विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद उनकी जो स्थिति थी, उन्होंने और सुदृढ़ करने के लिए अपनी स्थिति को संभाल ली। उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का ही वर्चस्व रहा था। अब देखिए, यहाँ लिखा है, राजराज और राजेंद्र प्रथम का युग। तो चोल राजाओं में सबसे महान राजराज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राजराज ने कावेरी के कछार समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग या उड़ीसा तक फैलाया। उसने विदेश व्यापार के लिए और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराया तथा क्विलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरै को जीता और पांड्य राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कृत्य जो है वो उसकी इच्छा, ये कृत्य क्या है? उसकी इस इच्छा से प्रेरित थे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में होने वाले व्यापार को वह अपने अधीन ले आए थे। कोरोमंडल तट जो है वो मालाबार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे। मालदीव की विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राजराज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार कर लिया और वेंगी को हरा लिया। जैसा देखिए, इसमें लिखा है कि राजेंद्र प्रथम जो थे, उन्होंने अपने पिता के जीवन काल में ही उन्हें युवराज बना दिया गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव उन्हें प्राप्त हो गया था। पांड्य और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह से रौंद कर उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम ने राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया।
देखिए लिखा है कि श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हो गया और श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। देखिए लिखा है राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, याद रखिएगा, जो कि 1010 में पूरा हुआ था। इसमें लिखा है कि चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक वृत्तांत दिए जाते थे। यही कारण है कि चोलों के बारे में हम उनसे पहले के राजाओं की काफी अपेक्षा, मतलब उनकी पहले की जो राजाओं हैं उनकी अपेक्षा हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। जैसे चोलों के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, चोल काफ़ी फेमस एक तरीके से बोला जाए तो चोलों का जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए हम लोग पढ़ते भी हैं, मतलब जिस साम्राज्य के बारे में अभिलेख ज़्यादा लिखे गए होंगे या फिर दीवारों पर खुदाई करवा के कुछ लोग लिखा देते थे, चीज़ें उत्कीर्ण कर देते थे अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनके बारे में ही ज़्यादा जानेंगे। देखिए लिखा है कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इनमें से चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। यह अभियान, जिसका नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया था, 1022 में चलाया गया और इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे कि महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम जो है वो गंगईकोंड चोलपुरम यानी कि गंगा के चोल विजेता का नगर रख दिया था। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरा ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सिलेबस में पेपर 3 में जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें दक्षिण भारत के जितने भी साम्राज्य थे उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अब देखिए लिखा है पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य, जिसे कि शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला। मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी जो द्वीप थे वहां तक इनका जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था। चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर भी इनका नियंत्रण था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे। कौन थे शैलेंद्र राजवंश के शासक? बौद्ध थे। और चोलों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे, यानी संबंध जो थे वो काफी अच्छे थे, प्रगाढ़ थे। देखिए यहाँ पे लिखा है शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था। उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव में दान दिया था। भारतीय व्यापारियों के राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण बन गई थी। इन अभियानों के फलस्वरूप कदारम या केडा तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा एक दूसरे के बहुत से स्थान जीत लिए गए थे। चोल नौसेना इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रही थी और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही। याद रहेगा, बंगाल की खाड़ी क्या बन गई थी? चोलों की झील, यानी चोल नौसेना का उस पर अधिकार हो गया था। यहाँ लिखा है कि शैलेंद्र शासकों के साथ हार्दिक संबंध उनके जारी रहे थे, जैसा कि सुमात्रा से मिले एक टूटे फूटे अभिलेख से ज्ञात होता है, जिस पर कि 1088 की तिथि पड़ी हुई है। जैसा हम लोगों को पता है, अभिलेखों के माध्यम से बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे साम्राज्य की जो स्थिति थी वो कैसी थी। फिर देखिए लिखा है चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। ये अंशतः कूटनीतिक और अंशतः व्यापारिक थे। चोल प्रतिनिधि मंडल जो है वो 1016 और 1033 में चीन पहुंचे थे। 70 सौदागारों का एक चोल प्रतिनिधि मंडल 1077 में चीन गया और एक चीनी वृतांत के अनुसार कांच के सामान, काफूर, जरी के वस्त्रों, गेंडों, सींगों, हाथी के दांत आदि नजराने के बदले उसे ताम्र मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं उसे प्राप्त हुई। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग नजराना यानी ट्रिब्यूट शब्द का प्रयोग करते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए प्रीलिम्स में आ सकता है कि नजराना क्या था, मध्यकाल में नजराना क्या था। तो याद रखिएगा, व्यापार के लिए लाई गई वस्तुओं को नजराना कहते थे चीनी लोग। अब देखिए लिखा है चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे, जिन्होंने
जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ले ली, इन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं। और उसकी राजधानी कल्याणी में थी। क्या थी? कल्याणी में। फिर देखिए लिखा है वेंगी तुंगभद्र के दोआब उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और परवर्ती चालुक्य क्या रहे? आपस में लड़ते रहे, टकराते रहे। इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली, अतः दोनों ही थक कर चूर हो गए। यह भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतर होते जा रहा था। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा और ब्राह्मणों एवं बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्होंने पांड्य प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनियां बनाई। उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया और वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। ये चोल साम्राज्य के इतिहास के कलंक हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली एक मैप बना हुआ है जिसमें चोल साम्राज्य की आप लोगों को स्थिति दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है और उसके नीचे में कावेरी नदी है। तो चोल साम्राज्य जहाँ पर था उत्तर में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी से घिरा हुआ था और नीचे में कावेरी नदी से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि गंगई कोंड चोलपुरम यहाँ पर है, पांडे यहाँ है, मदुरै यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। वेंगु के एक होता है कल्याणी के चालुक्य, एक होता है वेंगी के चालुक्य। दो भागों में बटे थे। ये चोल साम्राज्य के उत्तर में स्थित थे। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कलिंग वंश भी देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ सेन वंश। तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो बेसिकली ये डॉट डॉट में है, ये चोल साम्राज्य का जो है ये मैप है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये तो मैं आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं। चोल शासन स्थानीय स्वशासन। तो राजा पहले की ही तरह चोल प्रशासन में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। समस्त सत्ता उसके हाथों में थी, पर उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए राजा प्रायः देश का दौरा करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक थे। इन्हें सेना के 3 अंग कहा जाता था। पैदल सेना आमतौर पर भालों और तलवारों से लैस होती थी। अधिकांश राजाओं के अपने अंगरक्षक होते थे जिनको अपना जीवन देकर भी राजा की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इस तरीके के भी प्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? वेनिस का यात्री था, जो 13वीं सदी में केरल आया था। कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिता में जल के मर जाते थे, ऐसा मार्को पोलो कहता है। हो सकता है कि इस कथन में अतिशयोक्ति हो। जैसा कि हमने कहा है, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर कुछ समय तक वर्चस्व रहा था। देखिए लिखा है चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले भी क्षेत्र थे। विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले क्षेत्र भी थे। पर्वतवासी और वनवासी पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। प्रशासन की बुनियादी इकाई जो थी वो नाडु था। इसमें से अनेक गांव होते थे जिनके बीच नातेदारी का घनिष्ठ संबंध था और अन्य दूसरे घनिष्ठ संबंध भी होते थे। तालाबों, कुओं आदि जो है वो सिंचाई के साधनों के कारण या पर्वतवासियों और वनवासियों को खेतीहर बनाकर जब नए क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जाता था तो नाडुओं की संख्या बढ़ जाती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा। इन्होंने भी कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई थी। देखिए चोल राजाओं ने राजमार्गों का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी भी था और सेना के लिए गति के लिए भी वो आवश्यक हो गया था। जब भी कभी राजमार्ग बनता है, वर्तमान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब राजमार्ग बनता है तो वो व्यापार के लिए भी क्या होता है? यूजफुल होता है। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे वो चलने के लिए भी यूजफुल होता है, हमारे ट्रेवलिंग के लिए भी वो आसान हो जाता है। फिर देखिए इसमें लिखा है चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। कुछ ऐसे विशालकाय व्यापार संघों का उदय हुआ जो जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। यहाँ लिखा है चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कावेरी और दूसरी नदियों का उपयोग किया। सिंचाई के लिए अनेक तालाब बनाए गए। भू राजस्व में सरकार का भाग तय करने के लिए कुछ चोल राजाओं ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया, पर सरकार का भाग ठीक ठीक कितना था यह हम नहीं जानते। लिखा है भू कर के अलावा चोल राजाओं की आय जो है वो व्यापार पर लगी चुंगी, पेशों पर लगे करों और पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित थी। चोल शासक समृद्ध थे। वे नगरों को बसाने और मंदिरों समेत शानदार स्मारक बनवाने का बोझ उठा सकते थे। अब देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसके कुछ क्षेत्रों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चोलकालीन अभिलेखों के कारण हमें
चोल साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है। हमें 2 सभाओं का ज्ञान है जिनको ऊर तथा सभा या महासभा कहा जाता था। ऊर जो होती थी वो गांव की आम सभा होती थी। गांव की आम सभा को उस टाइम पे चोल साम्राज्य में ऊर कहा जाता था। लेकिन हमें महासभा के कामकाज का ज्ञान जो है वो अधिक है। यह ब्राह्मणों के गांवों में, जिनको कि अग्रहार कहा जाता था, ब्राह्मणों के गांवों को क्या कहा जाता था? अग्रहार। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी ना, उसे भी अग्रहार कहा जाता था। वयस्क पुरुषों में भी एक सभा होती थी। ये गांव ब्राह्मणों से आबाद थे और इनमें अधिकांश भूमि राजस्व मुक्त होती थी, यानी उस पर राजस्व वसूली नहीं की जाती थी। इन गांवों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गांवों में बेसिकली क्या होता था कि एक कार्यकारी समिति होती थी जिसमें कि संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति और पर्चियां डालकर या बारी बारी से चुने जाते थे। जैसे वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ना सिस्टम, बिल्कुल उस तरीके से। हर 3 साल पर इन सदस्यों को पदमुक्त होना पड़ता था। भू राजस्व के आकलन और संग्रह, कानून व्यवस्था की रक्षा, न्याय आदि में सहायता के लिए दूसरी समितियां भी होती थी। फिर देखिए लिखा है कि महत्वपूर्ण समितियों में एक थी तालाब समिति। कौन सी समिति? तालाब समिति, जो कि खेतों के लिए पानी के बंटवारे पर निगाह रखती थी। महासभा नई जमीनों को आबाद कर सकती थी तथा उन संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर भी लगा सकती थी। इन चोल गांवों में प्रचलित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था दूसरे गांवों में भी कमोबेश सफल रही थी। यह जो व्यवस्था थी वो क्या रही थी? हर जगह पे सक्सेसफुल रही थी। लेकिन उनकी स्वायत्तता को सामंतवाद के विकास ने सीमित कर दिया था, जिनकी चर्चा एक अध्याय में की जा चुकी है। राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त करके शासकों ने नाडुओं की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयत्न किया था। देखिए चोलों का सांस्कृतिक जीवन, तो चोल शासन में भक्ति आंदोलन का और भी विकास हुआ। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इस आंदोलन का मंदिरों में गहरा संबंध है। मंदिरों से क्या है? गहरा संबंध है। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधनों के बल पर चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे कि तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, कांची इत्यादि। इन राजाओं के विशाल परिवार होते थे और विशाल महल भी, जिनमें कि भोज कक्ष, जहाँ पे भोजन करते थे, और लंबे चौड़े बाग और जीने इत्यादि होती थी। उदाहरण के लिए हमें उनके सरदारों के 7 मंजिला और 5 मंजिला मकानों की बात सुनने को मिलती है। दुर्भाग्य से उस काल के महलों में एक भी नहीं बचा है। चोल राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम आज तंजावुर के पास एक छोटा सा गांव है। मगर राजाओं और मंत्रियों के शानदार महलों और धनी सौदागरों के रहने के उतने ही शानदार मकानों का वृतांत उस काल के साहित्य में भी मिलता है। जैसे देखिए इसमें लिखा, दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला जो है वो चोल राज्य में ही चरम पर पहुंची थी। इस काल में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित हुई थी उसे द्रविड़ कहा जाता है। फिर देखिए, क्योंकि यह लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित है, इस शैली की प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते जाना है। उसमें लिखा है मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी और उनकी एक खास शैली थी जिसे कि विमान कहते हैं। मंडप नाम का खंभों वाला कक्ष, जिसमें कि बहुत अधिक नक्काशीदार खंभे होते थे, जिनकी छत सपाट होती थी और आमतौर पर गर्भगृह के सामने होता था, वह सभा भवन का काम करता था। देखिए यहाँ लिखा है कि वे एक दूसरे से बहुत से कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होते थे और उदाहरण के लिए अनुष्ठान के समय नृत्य के लिए इनका उपयोग होता था। ये नृत्य देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां अर्थात देवदासियां करती थी। आप लोगों को पता होगा पुराने टाइम पे क्या होता था कि साउथ में मंदिरों में देवदासियां नियुक्त की जाती थी, जो कि नृत्य करती थी, भगवान की पूजा आराधना करती थी। और कभी कभी इसमें लिखा है कि कभी कभी गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा भी बनाया जाता था ताकि भक्त उसकी परिक्रमा कर सके। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ये मंदिर है तो यहाँ पर एक गलियारा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे गलियारा है जिसमें कि मंदिर की ऐसे आप परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। देखिए लिखा है इस गलियारे में अनेक दूसरे देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती थी। पूरा ढांचा एक खुले ढलान के बीच होता था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें भी होती थी। इन दीवारों में ऊंचे भव्य द्वार होते थे जिनको कि गोपुरम कहते थे। क्या कहते थे? गोपुरम। प्री में क्वेश्चन आता है। कालांतर में विमानों की ऊंचाई और जो दालानों की जो संख्या बढ़कर 2 या 3 हो गई थी, गोपुरम अधिक सुसज्जित होते गए। इस तरह से मंदिर जो है वो लघु नगर या महल के रूप में बन गए थे, ठीक है, और उसमें पुरोहितों के लिए कमरों की व्यवस्था भी की जाती थी, ठीक है। आपका यह चोल साम्राज्य आज कंप्लीट हो गया है।
इसका जो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको बार-बार रिवाइज करने में हेल्प मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।